सुप्रीम कोर्ट ने मुक़द्दस कुरान मजीद की 26 आयात को हटाने के लिए दाखिल की गई वसीम रिजवी की अर्जी को खारिज करते हुए उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। अदालत ने इसकी सरजनिश भी की है। मजलिस उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे तारीखी फैसला करार दिया है। मजलिस उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना कल्बी जवाद नकवी ने अदालत उज़्मा की 3 रुकनी बेंच का शुक्रिया अदा करते हुए इस फैसले को मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से इस तरह के सख्त फैसले की उम्मीद थी। मौलाना कल्बी जवाद ने कहा कि इस फैसले से हिंदुस्तान के आईन पर मुसलमानों का यकीन मजबूत होगा। मौलाना ने कहा कि अदालत ने वसीम रिजवी की अर्जी को खारिज करके और उस पर जुर्माना लगाकर हिंदुस्तान में कई फितनों के उभरने से रोक दिया है। मौलाना कल्बी जवाद ने यह भी कहा कि हमने उन सभी गैर मुस्लिम भाइयों का भी शुक्रिया अदा करते हुए जिन्होंने वसीम रिजवी के खिलाफ हमारी मदद की और खुलेआम उसकी मजम्मत की। एडवोकेट यूसुफ मछाला ने जो सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन खारिज करने के मामले पर तफसीली रोशनी डाली। सैयद रिजवी की जो पिटीशन थी, वसीम रिजवी की जो पिटीशन रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने फाइल की थी, उसकी सुनवाई के लिए बोर्ड पे थी और बेंच थी। जस्टिस नरीमान जो प्रिसाइड कर रहे थे और उनके साथ जस्टिस गवाई और जस्टिस रॉय साथ में बैठे हुए थे। जैसे वो पिटीशन कॉल आउट हुई तो उसकी तरफ से जो वकील थे, उस वकील को जस्टिस नरीमान ने पूछा कि क्या तुम इस पिटीशन को आगे बढ़ाना चाहते हो। तो उस पर उन्होंने कहा कि हाँ, हम लिमिटेड रिलीफ के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। वो इस लिमिटेड रिलीफ ये होनी चाहिए कि मदरसा में इस 26 जो आयत है उसकी पढ़ाई न की जाए, 26 आयतों की पढ़ाई न की जाए, क्योंकि ये 26 आयतों से पढ़ाने से जो हमारे नौजवान तलबा है वो गुमराह हो जाते हैं और वो रेडिकलाइज होके दहशतगर्दी के रास्ते पर चले जाते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की मांग की है। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत को मुसलमानों के ताल्लुक से अपनी छवि सुधारने के लिए इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उम्मीद है कि उन एफआईआर को भी बहुत सीरियसली लिया जाएगा और इसके ख़िलाफ़ तो पूरे मुल्क में नफ़रत फैलाने का काम और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ऐसे पैंडमिक सिचुएशन के अंदर जब लोग परेशान हैं उसमें और बहुत सारे सीरियस इसके ऊपर एलिगेशंस लग सकते हैं। कानूनी तौर के ऊपर ही शुड बी पुट इनटू द राइट स्पॉट। इसको हर हालत में इसके ख़िलाफ़ खुद अच्छा ये होगा कि खुद स्टेट ही, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर खुद योगी जो है ना वो इसके ऊपर कुछ करे। नहीं, हम तो एक्चुअली उसने क्योंकि पार्टी बनाया था, हमें राहत क्या। हम तो जानते हैं कि दुनिया की कोई ताकत जो है मतलब कि वो किसी तरह से कुरान के अंदर मुदाखलत का किसी को हक़ ही नहीं है और इसके ऊपर हमको बहुत ज़्यादा वो करने की कोशिश नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस तरह की हरकतें की हैं लेकिन वो कभी भी कामयाब नहीं हुए। जमीयत उलमाए हिंद के लीगल सेल के जनरल सेक्रेटरी गुलजार आजमी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मसरत का इजहार किया है। गुलजार आजमी ने कहा कि अदालत का फैसला हक बजानिब है। आज सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस फोली नरेमन, जस्टिस गवई और जस्टिस रमेश कोराय थे, इन्होंने वसीम रिजवी, बदनाम ज़माना वसीम रिजवी की उस पिटीशन को खारिज कर दिया उसने ये इल्ज़ाम लगाया था कि कलामुल्लाह में 26 आयतें ऐसी है जो काफिरों के क़त्ल का, उनको कत्ल कर डालने का, मार डालने का हुक्म देती हैं मुसलमानों को। लिहाजा ऐसी 26 आयतों को कलाम पाक से निकाल देना चाहिए। कलाम पाक अल्लाह का कलाम है और अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल ने
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। 14वें पारे की यह आयत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, इस ज़िक्र को यानी कुरान पाक को मैंने नाजिल किया है और मैं ही इसका मुहाफ़िज़ हूँ। मुक़द्दस कुरान की 26 आयत के मुतल्लिक़ मुर्तद वसीम रिजवी की अर्ज़दाश्त को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जमीयत उलमा हिंद ने इन 26 आयत के मुतल्लिक़ सही मालूमात और शान नज़ूल के साथ उनकी तशरीह और तफसील के मुतल्लिक़ एक किताबचा शाया किया है। जमीयत इसे मुंबई ऑफिस से मुफ्त में तकसीम कर रही है। बदतीनत वसीम रिजवी ने कुरान पाक की 26 आयतों के ताल्लुक़ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन दाखिल करके ये कहा था कि ये 26 आयतें वो हैं जो काफिरों को, जो मुसलमानों को ये हुक्म देती हैं कि वो काफिरों का कत्ल करें, और ये कुरान की आयतें जो हैं वो बाद के लोगों ने उसमें शामिल की है और ये मुसलमान बच्चों को पढ़ाई जाती है। लिहाजा इसे आयतों को कलाम पाक से निकाल दिया जाए। उसी वक्त जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी ने इन 26 आयतों का शान नुज़ूल कि ये किस वक्त उतरी, किस मौके पर उतरी और इसके तर्जुमा क्या है और इसकी तफसीर क्या है, उसको हिंदी और उर्दू में किताबी शक्ल में। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि वो निजामुद्दीन मरकज में दाखिल होने वाले नमाजियों की तादाद को महदूद नहीं कर सकता है, जबकि बाकी किसी मजहबी मकामात पर ऐसा कोई कानून नाफिज नहीं है। कोर्ट ने DDMA की गाइडलाइंस के मुताबिक रमजान के लिए मरकज के अंदर मौजूदा मस्जिद को खोलने की इजाजत दे दी। कोर्ट ने मरकजी और दहली हुकूमत की इस मांग को खारिज कर दिया है कि पुलिस की जानिब से तय की गई 200 अफराद की फहरिस्त में से एक बार में सिर्फ 20 लोगों को ही दाखिले की इजाज़त मिले। अदालत ने कहा कि मनादिर, मसाजिद और चर्च में जाकर इबादत करने का सबको हक है, ऐसे में सिर्फ 200 लोगों को इजाज़त नहीं दी जा सकती। बहरहाल कोर्ट की हिदायत के मुताबिक निजामुद्दीन थाने के SHO जगह का मुआयना करेंगे कि कितने लोगों को समाजी फासले की पासदारी कराते हुए इजाज़त दी जाए। इसके लिए लोगों के बैठने के मकामात की निशानदही की जा सके। इस मामले में अगली समाअत कल होगी। भोपाल में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए जिला इंतजामिया ने कोरोना कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। भोपाल में 12 से 18 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू नाफिज रहेगा। कोरोना कर्फ्यू में जरूरत का सामान मिल सकेगा। लोगों को बिलावजह घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। भोपाल क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। इसको लेकर आज भोपाल की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई और उसमें जिस प्रकार से भोपाल की जनता की मांग, भोपाल के सामाजिक, धार्मिक और व्यावसायिक संगठनों की मांग के अनुसार ये निर्णय लिया गया कि भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाएगा। कोरोना कर्फ्यू का मतलब है कि रोजमर्रा की जो चीजों की गतिविधियां हैं वो चालू रहेंगी। कल 12 तारीख से लेकर और 19 तारीख की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हुकूमत के जरिए जहां 11 से 14 अप्रैल तक कोरोना टीकाकारी की खसूसी मुहिम शुरू की गई है, वहीं भोपाल की ताजुल मसाजिद में भी कोरोना टीकाकारी कैंप का इनेकाद किया गया है। ताजुल मसाजिद में मुनक्किदा कोरोना टीकाकारी कैंप में बिला लिहाज कौम मिलत तमाम कौमों के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और उसे वक्त की जरूरत से ताबीर किया। मुतज़म्मीन का कहना है कि इबादत गाहों में कोरोना के खात्मे के लिए दुआएं तो जारी हैं, अब दुआ के साथ दवा का भी खुसूसी इंतजाम किया गया है ताकि हर तरह से कोरोना के वजूद को खत्म किया जा सके। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने कोरोना टीकाकारी में शरीक लोगों के साथ मुंतज़मीन से भी खास बातचीत की। प्रदेश में कोरोना कहर के खिलाफ वैक्सीनेशन की खास मुहिम शुरू की गई है। वैक्सीनेशन की मुहिम जहां पर तमाम जगहों पर, वहीं पर 11 से 14 अप्रैल तक जो मुहिम चलाई जा रही है। और भोपाल में एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद में भी कोरोना का टीकाकारी का कैंप लगाया गया। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि कोरोना टीका के जो कैंप जो लग रहा है, इस कैंप में जो आप लोग आ रहे हैं, आपका नाम है? सैयद खालिद। आपने
आपने टीका लगवा लिया? ये लगवा ली। जी। क्या किसी तरह के कोई खौफ कुछ है? अभी तो कोई आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम भाई? मोहम्मद रईस खान। यहाँ पे किस लिए आए आप? वैक्सीन कराने आए कोरोना के। जी। किस तरह के इंतजाम यहाँ पर है? बहुत अच्छा इंतजाम है, हर चीज़ बाकायदा सेटल है। जी। वैक्सीन को लेकर बड़ी तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं, अफवाहें कर रहे हैं, कुछ डर ने भी सुनी थी, लेकिन सब फिर यही मालूम हुआ कि नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुफीद होगा, बेहतर होगा, लगवा लेना। कोरोना का टीका लगाना मुफीद होगा। यहाँ पर इसी गरज से लोग आ रहे हैं क्योंकि जो कोरोना ने ज़िंदगी के रंग को बदरंग बना दिया, उसको खुश रंग बनाने के लिए तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना टीका लगवाना चाहते हैं। यहाँ पर आइए हम डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर जफर साहब, आप लोगों ने मस्जिद के अंदर जो है कैंप लगाया, जबकि मस्जिद को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। देखिए, बुनियादी तौर से हिंदुस्तानी अवाम इबादत गाहों के प्रति उसका एक रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और एक मुक़द्दस मकामात के लिए वो बड़े फेमिलियर होते हैं क्योंकि मुस्तकिल आना जाना होता है और उन्हें लगता है यहाँ से अच्छी बातें और अच्छी चीज़ें और हमें खुदा से करीब करने वाली चीज़ें मिलती हैं। तो हमने दुआ के साथ दवा, दुआ के साथ दवा, यकीनन आपने सही कहा कि दुआ के साथ दवा का एक जो कंसेप्ट था वो ज़ाहिर डॉक्टर भी कहते हैं, उलमा भी कहते हैं कि दुआ भी कीजिए और दवा भी कीजिए, ये दोनों ही कहते हैं। तो हमने कोशिश की कि क्यों ना दुआ वाली जगह से ही दवा का भी नज़म किया जाए। और लोग जो डिस्पेंसरीज़ में और हॉस्पिटल्स में जाने से थोड़ा उनके अंदर एक खौफ था कि हम वहाँ जाते हैं तो तरह तरह की मूजी अमराज में मुब्तला हो सकते हैं। तो मस्जिद अल्लाह का घर है, ये एक तसव्वुर है, हर ईमान वाले इस पर यकीन रखता है। तो हमने कोशिश की कि क्यों ना उनको यहाँ बुलाकर, ताकि उनके अंदर एक खुद एतमादी पैदा हो और इसके जो वैक्सीन का खौफ है और जो तरह तरह की बातें सुनने के बाद वो गलत फहमियों का शिकार हो गए हैं तो वो दूर हो। तो इसलिए कोशिश की कि मसाजिद के अंदर कैंप किया जाए। क्या यहाँ आने वाले वो डायरेक्ट आप इंजेक्शन लगाते थे या उनकी काउंसलिंग होती है या और भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं? देखिए, हमारी टीम है जो यहाँ पर उनके वाइटल्स चेक कर रही है, यानी उनका जो SpO2 है वो कितना है, ब्लड टेस्ट उनका शुगर लेवल है वो चेक कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है। तो एक वाइटल्स चेक करने के बाद हम बहुत एहतमाम के साथ उनका खैर मकदम कर रहे हैं। तो उनको बेसिकली एक फैमिलियर माहौल जो है वो देने की कोशिश की गई है। और हमने यहाँ पर शरबत का नज़म भी रखा है कि गर्मी का मौसम है, तो ज़ाहिर है ये एक कोशिश है कि उससे वैक्सीनेशन के प्रति लोगों का रवैया बदले और वो सोचें कि नहीं, ये दवा भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी दुआ। दुआ और दवा के साथ बेदारी। और मैं देख रहा हूँ कि मस्जिद के अंदर मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी आ रहे हैं। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि किसी भी मज़हब का इंसान हो वो दूसरे के मुक़द्दस मकामात की बहुत इज़्ज़त और एहतराम करता है। तो हमने कोशिश ये की है कि यहाँ पर हर मज़हब का जो भी किसी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो वो यहाँ आए और वैक्सीनेशन करवाए और लोग अल्हम्दुलिल्लाह आ भी रहे हैं। जो है दुआ और दवा के साथ साथ बेदारी जब तक नहीं होगी तब तक किसी काम का जो है उस पर मकसद जो है उसका हल नहीं हो सकता है। और वो हुकूमत भी ये चाहती है कि जहाँ पर दुआ का नज़म चल रहा है इबादत गाहों में महदूद तादाद में, वहीं पर दवाएं भी, कोरोना वैक्सीन के जो है काम चल रहा है। इसी के साथ साथ बेदारी मुहिम भी चल रही है। जब तीनों का कम्बिनेशन होगा तो यकीनी तौर पर कोरोना के एक दिन खात्मा होगा और ज़िंदगी खुश रंग बनेगी। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे का कहना है कि रियासत में कोरोना लहर पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन का निफाज नागजीर है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की तैयारियां जारी हैं, लेकिन लॉकडाउन कब लगेगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के निफाज से कबल गरीबों का ख्याल रखा जाएगा। लॉकडाउन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। लेकिन लॉकडाउन करने के लिए जो तैयारी करनी ज़रूरी होती है, जो प्रिपरेशन करना ज़रूरी होता है, वो प्रिपरेशन करने का काम, उसका जो होमवर्क होता है वो चालू ज़रूर है। कि अगर लॉकडाउन से कई गरीब लोगों को जो परेशानी होगी, उनको खाने पीने के लिए भी जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उसके लिए हम किस तरह से आगे आके गवर्नमेंट से मदद करें, ये बारे में सोच जरूर चालू है। तो जब भी मुख्यमंत्री लॉकडाउन करने की समझो घोषणा कर सकेंगे तो ये सब प्लान रेडी होना चाहिए। इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान माननीय अजित दादा पवार के नेतृत्व में बिल्कुल तैयार करने का काम शुरू है। आज भी उसकी मीटिंग हुई है और कई मुद्दों पे। अकोला में कोरोना का कहर जारी है। गुज़िश्ता 48 घंटों में कोरोना से 35 अफराद हलाक हुए हैं।
शहर में ये पहला मौका है जो इतनी बड़ी हलाकतें सामने आई हैं, ताहम कोरोना को लेकर अवाम में संजीदगी अभी भी दिखाई नहीं दे रही। अफसोस करने वाली बात है कि अभी तक के 35-36 मौत हो चुकी है। रेल गाड़ी से मौत पूरी हमने शमशान और कब्रिस्तान पहुँचाया अभी तक, लेकिन लोगों को दिमाग में कुछ बैठ ही नहीं रहा कि मौत हो रही कैसा क्या। कोविड पॉजिटिव व्यक्ति की मृत्यु का अंतिम संस्कार का कार्यक्रम हमने हमारे हाथों में लिया था। आज उसको 1 साल हो गया है। ये 1 साल में जो है तकरीबन 1200 लोगों की हमने अंतिम संस्कार की है, जिसमें शमशान और कब्रिस्तान लेके जाके हमने उनका अंतिम संस्कार किया है। परंतु पिछले 3 दिनों के अंदर जो अकोला की हालत हुई है वो बहुत ही खतरनाक हुई है। पिछले 3 दिन के अंदर यहाँ पर जो है 55 मौतें हुई है। 3 दिन के अंदर पिछले 48 घंटों के अंदर 37 मौतें हुई है, जिससे पूरा अकोला हिल चुका है। मुमरा के समाजी कारकुनों और तंजीमों ने रियासत में लॉकडाउन नाफिज करने की मुखालफत की है। उनका कहना है कि इस वबा का हल लोगों को बंद करके या बेरोजगार करके नहीं निकल सकता। कलकत्ता में इलेक्शन चालू है, लोग बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहे हैं, लाखों का मजमा होता है। आसाम में आप देख लीजिए, लाखों का मजमा होता है, लोग रैलियां निकालते हैं, न कोई मास्क है न कोई सैनिटाइजर है। जबकि मसाजिद में और डॉक्टरों का भी ये कहना है कोरोना के ताल्लुक से। नांदेड़ में लॉकडाउन की वजह से ताजरों को हो रहे नुकसान और हेल्थ सर्विस में पाई जाने वाली खामियों के मामले पर वंचित बहुजन अघाड़ी ने एहतजाजी महामोर्चा निकालने का फैसला किया था, लेकिन पुलिस के सख्त बंदोबस्त की वजह से एहतजाजी मोर्चे को निकलने की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि मोर्चे की क़यादत करने वाले वंचित बहुजन अघाड़ी के लीडरान वक्त पर ITI चौक पहुंचे। यहां उन्होंने अलामती तौर पर अपना एहतजाज दर्ज कराया। उसी वक्त पुलिस ने वंचित बहुजन अघाड़ी के कायदीन के अलावा जितने पार्टी कारकुनान थे सभी को हिरासत में लिया गया। ताहम तकरीबन 1 घंटे बाद मुकदमा दर्ज करके उनको रिहा कर दिया गया। रमजानुल मुबारक की आमद है। ऐसे में परभनी से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर और मोटिवेशनल स्पीकर फैजान दानिश ने एक अनोखा प्रोग्राम तरतीब दिया है, जिसको रमजान फैमिली क्विज के नाम से तरतीब दिया गया है। इस प्रोग्राम में कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के आलमदीन और स्कॉलर शरीक होंगे और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। तकरीर के बाद फौरी एक सवालनामा जारी किया जाएगा, जिनके जवाबात देना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सही जवाबात देने वाली फैमिली को इनाम का हकदार करार दिया जाएगा। लॉकडाउन के बारे में जब अनाउंसमेंट हुआ था तो तब जो है हम जो है कंटिन्यू हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम होते रहे, लेकिन लॉकडाउन के फौरी बाद जो है हम भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि किस तरह से जो है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे फैमिलीज़ के लिए कुछ ऐसा जो है प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाए जो घर बैठे, उन्हें घर से बाहर निकलने की ज़रूरत ही ना पड़े, घर बैठे जो है वो उस प्रोग्राम में हिस्सा ले सके और अवार्ड अगर जो रहेंगे वो भी उनके घर तक पहुंच जाए। तो इसको लेकर हमने काफ़ी सोचा है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी गौर व फिक्र करने के बाद जो है इस नतीजे पर हम पहुँचे कि जो है रमज़ान आ रहा है और रमज़ान के महीने में रमज़ान फैमिली क्विज़ एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया जाए जिसमें जो है तमाम ही फैमिली जो है। माह रमज़ान की आमद है। हैदराबाद के टोली चौकी के इलाके के नौजवानों ने न सिर्फ मसाजिद बल्कि मसाजिद के अतराफ मोहल्लों में सफाई की मुहिम का आगाज़ किया है। इस मुहिम का आगाज़ मस्जिद अबू बकर कोहे हिसार और वृंदावन कॉलोनी से किया गया। हैदराबाद के नौजवान महमूदुल हसन बावकार तालीमी इदारे IIT के ग्रेजुएट और पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। महमूदुल हसन इतवार की सुबह हैदराबाद के इलाके टोली चौकी के सब्जा कॉलोनी में अपने हमख्याल दोस्तों के साथ नेक काम के लिए जमा हुए हैं। मकसद है करीब में मौजूद एक मस्जिद के अतराफ मौजूद इलाके में सफाई का काम अंजाम देने का। मैं मस्जिद वन मूवमेंट से जुड़ा कुछ महीने पहले और यहाँ पे लॉकडाउन के बाद हमारा पायलट प्रोजेक्ट है क्लीनलीनेस ड्राइव है, चलो खिदमत करें। और सारे वॉलंटियर्स भी मेरे जैसे प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं। तो इंशाल्लाह एवरी मंथ एक ड्राइव करने का इरादा है। ये 2 दिन काफ़ी प्रोडक्टिव हो सकते हैं, बजाय इसके कि घर में आराम करें। जिस तरह बाकी दिन में हम मेहनत करते हैं, ये 2 दिन में मेहनत कर सकते हैं। क्लीनलीनेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इससे स्टार्ट किए। और भी आइडियाज़ हैं, जैसे अभी समर में पानी की बहुत ज़रूरत है लोगों को भी, बर्ड्स को भी, एनिमल्स को भी।
टोली चौकी की हैदराबाद के नौजवानों की क्लीन एंड ग्रीन ड्राइव मुहिम गुज़िश्ता साल कायम की गई तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल के मस्जिद वन मूवमेंट का हिस्सा है। ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मस्जिद वन मूवमेंट इस काम की शुरुआत हैदराबाद में किए हैं। आज सब्जा कॉलोनी मिनी वृंदावन कॉलोनी में मस्जिद अबू बकर के तहत एक क्लीन एंड ग्रीन ड्राइव का एहतमाम किया गया और जिसमें कसरत से जो है ना वॉलंटियर्स अपना टाइम निकाल कर जो है ना वहाँ के सड़कों पे जितना कचरा है उसको साफ करने का काम लिया है और इसमें जीएचएमसी वालों का भी मदद ली गई है और मस्जिद की कमेटी वालों का भी इन्वॉल्वमेंट है। मस्जिद की कमेटी वालों से इजाज़त और उनसे भी जो है ना डोनेशन लिया गया है, जिसके तहत ये काम आज संडे हैदराबाद में सब्जा कॉलोनी में अमल में आया है। अपने इलाके की मस्जिद को मरकज बनाकर वहां से मुख्तलिफ समाजी काम अंजाम देने के मकसद की इब्तिदा मस्जिद अबू बकर कोहे हिसार कॉलोनी से की गई है। इस सिलसिले में वॉलंटियर नौजवानों ने सड़क के किनारे मौजूद कचरे को साफ किया। हर कोई है ना इस चीज़ को अगर कॉन्सेप्ट को है ना अगर अपनाए तो ना सिर्फ अपने घरों की सफाई और बाजू का अड़ोस पड़ोस और है ना अपनी कॉलोनीज को ना किस तरीके से क्लीननेस के एतबार से है ना रखेंगे इंशाल्लाह उस चीज़ को वो रहेंगे। और ये एक तरह से ऐसा है ये मूवमेंट हर कॉलोनीज में, मैं तो ये कहूँगा कि हर है ना सिटी में और पूरे शहर में इस तरीके से है ना मूवमेंट वगैरह हो कि अगर ऐसा अगर रहेगा तो इट विल लाइक हेल्पिंग हैंड रहेगा वो कि जीएचएमसी के लिए भी वो चीज़ें रहेगा और है ना एक तरह से एक लोगों में अवेयरनेस रहेगा। हम लोग एक मूवमेंट के थ्रू है वन मस्जिद मूवमेंट, तो इसमें आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये हमारा सबका काम है, तो ऐसा नहीं कि हम ही कर रहे हैं और हमारे साथ करना है। आप अपने इलाके में अपने मस्जिद के करीब आप वेबसाइट में जा सकते हैं, वेबसाइट पे मस्जिद वन मूवमेंट, वहाँ पे आप अपना ईमेल डिटेल्स वगैरह दे सकते हैं, आप एक्टिविटी कर सकते हैं और हमारे को अप्रोच कर सकते हैं, हम भी आपसे ज्वाइन करेंगे। हमने शुरुआत की है कि हम सबको आगे लेके जाने का है इस मूवमेंट को, तो हर किसी से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर के पास अपनी मस्जिद के पास खुद से जिम्मेदारी लीजिए। मस्जिद वन मूवमेंट का मकसद मसाजिद को न सिर्फ इबादत बल्कि उन्हें समाजी, माशी, तालीमी और कल्चर की तरक्की के मराकज के तौर पर इस्तेमाल करना है। हैदराबाद के मुस्लिम नौजवानों ने इस मूवमेंट की इब्तिदा क्लीन एंड ग्रीन ड्राइव से कर रहे हैं। उनका अगला इरादा मौसम गर्मा में अपने इलाके के मुख्तलिफ मकामात पर अवाम और परिंदों के लिए पीने के पानी का इंतजाम करना है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से मोहम्मद अजीम की रिपोर्ट। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने ज्ञान वापी मस्जिद के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू होने का फैसला लिया है। बेंगलुरु में एसडीपीआई की नेशनल वर्किंग कमेटी के इजलास में यह फैसला लिया गया है। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पार्टी के कौमी नायब सदर एडवोकेट शरफुद्दीन ने कहा कि बीजेपी हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद संघ परिवार की तंजीमें तारीखी मस्जिदों पर तनाज़ात पैदा कर रही हैं। सिविल जज को मना करने के बाद भी वो ऐसे इश्यूज उठा रहे हैं जो किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए वो ज्ञान वापी के लिए ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे कराना चाहते हैं, जिसकी ना कोई ज़रूरत है ना फिर उसका सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस बुनियाद पर आया है। वो जो फैसला है वो अलग हालात में एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे में ये पाया गया कि ना तो यहाँ कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है ना यहाँ कोई मंदिर था। मुल्क की मईशत के लिए आत्मनिर्भर भारत का ऐलान बेहद अहम मोड़ पर किया गया है। यह ऐलान हिंदुस्तानियों की आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी के जरिए पेश करदा स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए मुल्क भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता की बेहतरीन मिसाल पेश करती है। उनमें से कुछ कहानियां उन जाने माने इदारों के बारे में जो हुकूमत के जरिए चलाई जा रही हैं और मुल्क को फख्र महसूस करवा रही हैं। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ही इदारा है जिसकी 50 से ज्यादा लेबॉरेटरियों का नेटवर्क दिफाई तकनीकियों पर रिसर्च करके नई तकनीक को तरक्की दे रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का गठन 1958 में 3 अलग अलग सरकारी विभागों को मिलाकर किया गया था। ये केवल 10 प्रयोगशालाओं के साथ एक छोटे संगठन के रूप में शुरू हुआ था। In the beginning, it was more on the inspection and then more on the scientific research, and then from there it moved to the technology development, and then later the systems development. In the 1980s, in fact, when Dr. APJ Abdul Kalam, when he became the director of DRDL,
the first major program of DRDO as a program development has been taken up. That is the Integrated Guided Missiles Development Program, wherein 5 missiles, the Prithvi, Agni, Akash, Trishul and Nag development has been taken up. कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए अपना योगदान देते हुए DRDO ने लगभग 75 उत्पादों का निर्माण किया जो वायरस से निपटने और रोगियों का इलाज करने में मदद करते हैं। DRDO का लक्ष्य न केवल एक आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण करना है, बल्कि इसे रक्षा उपकरणों का बड़ा निर्यातक बनाना भी है। यकीनन इन्हें स्वाभिमान भारत का शानदार उदाहरण कहा जा सकता है। हमारी खास सीरीज ITC की पेशकश और नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत में ऐसी ही कहानियां जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।